हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटी सभी पार्टियां। श्वेता माशीवाल ने किया डोर टू डोर संपर्क, कहा क्षेत्रीय जनता को मिल रहा है अपार समर्थन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया नामांकन, लालकुआ सीट से किया नामांकन, कहा रुके हुए विकास कार्यों को करेंगे पूरा। मीडिया प्रमुख रणधीर सिंह सुरजवाला ने की टीसी, मोदी सरकार पर जमकर बरसे सुरजवाला, कहा मोदी सरकार ने की है सेना की अनदेखी। निर्दलीय प्रत्याशी ने किया कार्यकाल का उद्घाटन, मनीष गोदियाल ने किया उद्घाटन, कहा 10 मार्च से सेवा का मौका देगी जनता। और आईटीएम स्कूल बंद होने से अभिभावक परेशान, बच्चों में अभिभावक को लेकर अभिभावक परेशान, सीएमओ ने दिया स्कूल बंद करने का आदेश। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं, जहां पर गृह मंत्री बीजेपी जिला कार्यक्रम में मातृशक्ति से संवाद कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां पर गृह मंत्री मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम रुद्रप्रयाग और चमोली की 6 विधानसभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सब इकाइयों में सबसे ज्यादा युवा अगर देश के लिए हथियार उठाकर सीमा पर तैनात है तो मेरी मातृशक्ति के दिए हुए संस्कार इसका कारण है। सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने देश की रक्षा के लिए दिया है तो उत्तराखंड के जवानों ने दिया है। यही मातृशक्ति के आशीर्वाद और संस्कार उनको देश की रक्षा करने के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने देश की मातृशक्ति के लिए ढेर सारे काम किए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने भी ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज जन्म का दर बच्चों जितना ही बच्चियों का भी होने जा रहा है। 10 सप्ताह की छुट्टी देना जिससे वो अपने नए बच्चे का ध्यान रख सके, उसकी देखभाल कर सके। 5,000 रुपया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा माताओं को मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपया माताओं के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। आ सकते सबका इलाज। आज किसी भी बेटे को या मां को लाचारी से अपने बाप या बच्चे को मरता हुआ देखने की जरूरत नहीं है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो मेरे दलित भाइयों को हुआ है। मित्रों, पहले भारत सरकार घर देती थी, कितने 2000, 5000, 2000, 5000। मोदी जी ने तय किया है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते होते भारत में हर गरीब को एक घर देने का काम करेंगे और वो घर की मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी। घर की महिला को वो घर का मालिक ही देने का। महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, कांग्रेस की सरकारें विकास नहीं दे सकती, कांग्रेस की सरकारें स्कैम दे सकती है, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार युक्त शासन दे सकती है। विकास मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आप सभी लोग, माताएं बहनें, हमारे दलित भाई यहां बैठे हैं, मुझे बताओ
किसी को भरोसा था कि इस देश में धारा 370 को कोई हटा पाएगा? किसी को भरोसा था भाई बताओ? मसूरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोदियाल ने विधि विधान से अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उनके दर्जनों समर्थक मौजूद रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि मसूरी की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और 10 मार्च को मसूरी की जनता उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस धनबल के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने पिछले 3 सालों से लगातार जनता की सेवा की है और उनकी प्राथमिकता रहेगी कि मसूरी विधानसभा में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा के साथ ही युवाओं को रोजगार चार दिया जाए। आपको बता दें कि इस दौरान मसूरी विधानसभा के दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इस दौरान वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनको मसूरी विधानसभा में हर क्षेत्र में भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्वजों के आशीर्वाद से और अपने माता पिता और मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मैंने आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और दूसरा, जब मैं क्षेत्र में जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, रोजगार और जो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो आज तक सरकार के द्वारा और जो जितने भी रोजगार आए उनसे लाभ से वंचित हो गई हैं, तो उनको स्वरोजगार से जोड़ूंगा। और पारित में हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें सबसे पहले मेरे प्राथमिकता रहेगी। महासचिव, और आपको बता दें कि आईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव है और मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजवाला ने देहरादून में निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ, पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे हैं। साथ ही इस दौरान वे मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं और साथ ही कांग्रेस की अनदेखी से जुड़ी पुस्तिका का भी विमोचन किया है। रणधीर सिंह सुरजवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने सेना की अनदेखी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2012 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन बढ़ाई है, जिसमें उन्होंने 4 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक फायदा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि उनका कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार कांग्रेस की सरकार 2022 में आएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हैं, 50 लाख उनके परिवारों के लोग। उन्होंने कहा जब सीएसडी कैंटीन में जीएसटी माफ है आधा, तो हमें तो पैर दीजिए। बोले नहीं तुम्हें पूरा लगाऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन पर, और उनकी कैंटीन 1800 से ज्यादा है, उन पर फुल जीएसटी लगा दिया। तो फिर बाहर से ले आएंगे सामान, फिर क्या फर्क पड़ा? कोई रियायत तो हुई नहीं। तो सवाल ये है साथियों, करते हैं जो सेनाओं से धोखा, क्यों उन्हें दे वोट का मौका, और कौन उन्हें देगा दोबारा मौका? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए हमने विषय विशेष के लिए आज पूरे अलग अलग प्रांतों के अंदर ये विषय रखा था। हम आपको ये प्रेस रिलीज, ये पुस्तिका दोनों देंगे। आपसे अनुरोध है कि ये चुनाव से भी ज्यादा देश के सैनिकों से जुड़ा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़ा मुद्दा है। आप अगर लिखेंगे, सवाल पूछेंगे, तो जरूर सत्ता में बैठी अहंकारी सरकार जवाब देने को बाध्य होगी, और ये आपका योगदान है। विधानसभा 2022 के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और डोर टू डोर संपर्क अभियान कर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। वहीं रामनगर से निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता महिषवाल ने आज हनुमानगढ़ी समेत रामनगर विधानसभा के कई गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्हें क्षेत्रीय जनता का समर्थन भी मिल रहा है। जहां रामनगर से निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता महिषवाल के कहा है कि मुझे क्षेत्रीय जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान उनका कहना है कि समर्थकों की वजह से मैं चुनाव लड़ रही हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रामनगर की जनता ने इस बार मेरे पक्ष में वोट डालने का मन बना लिया है और मैं रिकॉर्ड मतों के साथ विजय हासिल करूंगी।
आप देख सकते हैं कि ये प्लेन का एरिया है, कोई दुर्गम पहाड़ नहीं है। बावजूद इसके यहाँ सुविधाएं जो है शून्य कहूंगी मैं उसको, बल्कि अगर बाकी दुनिया के कंपटीशन में कहे तो हम नेगेटिव में जाते हैं। और महिलाएं हैं यहाँ की जो आंदोलन कर अस्पताल लाई हैं, आंदोलन करके शराबबंदी की बातें की हैं, और मालधन को, ये भी मालधन का एक हिस्सा है, हमेशा राजनीति के लिए सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया है। लेकिन मेरा काम, एक चुनाव तो रण जो एक है लेकिन अपनी जगह है, लेकिन मैं युवाओं को और महिलाओं को सवाल सीखना सिखा रही हूँ ताकि आने वाले दौर में ये नेताओं से पूछना सीख जाए कि आपने हमारे लिए किया क्या। आज कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं सीट से अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विकास और सामाजिक समरसता के लिए चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है तो क्षेत्र में कई ऐसे अनसुलझे मुद्दे हैं जिस पर काम करते हुए क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे रोजगार की समस्या हो या रुके हुए विकास कार्य की हो, सारे कार्यों को करने में तेजी लाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व घोषित प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारी के अपमान किया है। बल्कि ये चुनाव जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, स्थानीय जनमानस मतलब बीजेपी वर्सेस उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी तारीख बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआं तहसील में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं बीजेपी से बागवत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने लालकुआं तहसील पहुंचकर अपना नामांकन करवाया है। इस दौरान पवन चौहान ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक महिला का सम्मान तक नहीं किया है, उससे आगे जनता क्या उम्मीद कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर पैनल में से ही किसी का नाम आगे करती है तब ठीक होता है, लेकिन जिसका नाम पैनल में ही नहीं था उसके टिकट देकर बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर की है, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। इस विधानसभा में 25 सालों से मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे को पूरी जानकारी है कि इस विधानसभा में कौन से महत्वपूर्ण कार्य है। बेरोजगारी का मुद्दा जो मेरे संज्ञान में हमेशा रहता है और मैंने बहुत प्रयास किया है। मेरा प्राथमिकता उन्हीं को है जो बेरोजगार हैं, जो बच्चे बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। देखिए, लालकुआं विधानसभा में, जो कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र चुरगलिया से लेके बिंदुखत्ता तक लंबे चौड़े एरिया में है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। यदि हम चुरगलिया क्षेत्र में देखें और अपने बरेली रोड को देखें, यहाँ पर खनन से जुड़े हुए लोग प्रमुख रूप से हैं। आईटीएम स्कूल बंद होने से अभिभावक लगातार परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर संकट पैदा हो गई है। प्ले ग्रुप के कक्षा 5वीं तक संचालित आईटीएम स्कूल के क्षेत्र में दर्जनों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अचानक स्कूल बंद किए जाने की सूचना के बाद बच्चों के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि पीएमओ से निर्देशित किया गया है कि जहां भी इस प्रकार के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं उनको ऐसी संस्था के साथ सुपुर्द किया जाए जो शैक्षणिक कार्य करता हो। इसके अलावा जहां पर इस प्रकार का स्कूल है उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अचानक स्कूल बंद होने से सूचना के बाद वो बहुत परेशान है। अब उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा। और ये जब से बंद हुआ है तो सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मेरे पास आए थे लोग अपनी परेशानी लेके। मेरी इस मामले में यहाँ पर कर्नल ठाकुर हैं, उनसे भी वार्ता हुई थी आईटीएम में। तो उनका कहना यह है कि ये निर्देश सीधे पीएमओ से आए हैं और सब जगह के लिए हैं कि जहाँ भी कोई भी ऐसी संस्था स्कूल चला रही है वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्कूल चलाए। मैं तो खुद सरप्राइज हो गई कि इतना देर में बताया। मैं तो पहले पता ही नहीं था कि स्कूल बंद हो रहा है और बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में बच्चों के लिए, क्योंकि इतना दूर स्कूल जाना है और ख़ासकर जो माएँ काम करती हैं
उनको पहले स्कूल नीचे छोड़ने जाना है और फिर वापस आना, काम करना, बहुत परेशानी है। चलिए देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं, जहां पर बेटियों पर पार्टी ने भरोसा किया है और इस दौरान बेटियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिता के हार का बदला जीत से लेने को बेताब है बेटियां। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण में पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत लड़ रही है चुनाव। कोटद्वार सीट से पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को भी टिकट मिला है। साथ ही कोटद्वार सीट पर 2012 में पूर्व सीएम बीसी खंडूरी को भी मिली थी हार। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत को मिली थी हार। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बेटियों पर पार्टियों का भरोसा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बेटियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी नजर आ रही है। पिता के हार का बदला जीत से लेने को बेताब दिख रही हैं बेटियां। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत लड़ रही है चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कोटद्वार सीट से भी पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भी चुनाव लड़ रही है, उनको टिकट मिला हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ गए हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पार्टी अब बेटियों पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है और इस दौरान जिस तरीके से अनुपमा रावत और ऋतु खंडूरी को टिकट मिला है, इसको लेकर बीजेपी अब क्या कर रही है? उत्तराखंड में बीजेपी अब क्या समीकरण बना रही है और क्या बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आ सकती है? सोनाली, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत और वीसी खंडूरी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटियों को टिकट दिया है। एक को जो वीसी खंडूरी है उनकी बेटी को जो टिकट दिया, ऋतु खंडूरी है उनकी बेटी को दिया है कोटद्वार से, और जो हरीश रावत है जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी बेटी अनुपमा रावत को दिया है हरिद्वार ग्रामीण से। तो दोनों पे भरोसा जताया है। अब यही देखना, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को बेटियों पे टिकट दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर बात आ रही थी, कितनी महिलाओं को कौन सी पार्टी कितना टिकट देगी, और साथ ही सबसे बड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी दोनों पार्टियों ने भरोसा जताया है। अब यही देखना है, ये एक अग्नि परीक्षा है दोनों के लिए कि ये जीत दर्ज कर कर अपने पिता का या अपने पूरी पार्टी का कितना सम्मान कर पाती हैं। ये तो आने वाले समय पता चल जाएगा कि आज 28 तारीख, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। अब यही देखना होगा कि किस पार्टी में कितने, क्योंकि लगातार हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है, लगातार बागियों की भरमार भी लगातार जारी है। पर सबसे बड़ी बात है अब दोनों के लिए, चाहे वीसी खंडूरी चाहे हरीश रावत, दोनों के लिए अस्तित्व का भी एक प्रश्न बन गया है कि अपनी बेटियों को कैसे वो जितवाएंगे और कैसे विजय श्री हासिल दिलाएंगे। जी कमल जी, हमारे साथ इस खबर पर और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता विकास साहब भी जुड़ गए हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब बीजेपी भी बेटी पर भरोसा करते हुए नजर आ रही है और इस दौरान बेटियों को पार्टी में भरोसा दिलाया गया है, बेटियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी रखी जा रही है, बीजेपी कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए अब क्या और रणनीति बना सकती है? बिल्कुल सोनाली, अगर देखें चुनाव के लिहाज से तो पार्टी ने जो है दोनों, जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने जो है भरोसा जताया है बेटियों पर, क्योंकि काफी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि महिलाओं को जो है कितना टिकट दिया जाए। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की अगर खास तौर पर बात करें तो कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस हिसाब से कांग्रेस ने जो है यहाँ पर 20% जो है मांग की थी कि यहाँ पर महिलाओं को 20% टिकट दिया जाए, और कांग्रेस ने करीब अगर देखें तो 5 से 6 महिलाओं को जो है यहाँ पर टिकट दिया है। वैसे ही भाजपा ने भी जो है महिलाओं को 5 से 6 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया है। और बड़ी बात अब इसमें ये है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, दो जो हॉट सीट हैं हरिद्वार और कोटद्वार, इन जगहों पर जो है भाजपा ने सबकी निगाहें इन सीट पर है। और बड़ी बात अब यही है कि जो बेटियों पर जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो बखूबी से निभा पाती है, जनता कितना समर्थन मिल पाता है वो, क्योंकि
2012 की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो वीसी खंडूड़ी है वो कोटद्वार विधानसभा सीट से वहां पर चुनाव लड़े थे और उन्हें सुरेंद्र सिंह नेगी जो कांग्रेस से हैं उनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उनकी जगह पर अब भाजपा ने भरोसा जताया है कि उनकी जो बेटी है रितु खंडूड़ी उनको वहां से कोटद्वार से टिकट दिया गया है। दूसरी जो कांग्रेस से जो है या हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी है वो पहली बार जो है कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है और हरिद्वार ग्रामीण से वो जो भाजपा के जो विधायक है सिटिंग विधायक यतीश्वरानंद वो वहां से जो है उनके सामने टक्कर करेंगे। पर बड़ी बात अब यही है कि दोनों सबकी निगाह इन दो सीट पर है कि क्या बेटियां जो है अपने पिताजी का जो हार का बदला है वो ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। जी बहुत बड़ा ये सवाल है कि देखना काफी दिलचस्प होगा कि बेटी जो है अपने हार का बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। कमल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी, जो जिस तरीके से अब कांग्रेस पहले नारा दे रही थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, अब बीजेपी भी जिस तरीके से आगे आ रही है, बेटियों पर अपना भरोसा जताते हुए नजर आ रही है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता जो है उनका क्या मूड है? सोनाली, सब बात है कि अभी ये जो बेटियां हैं, बेटियां कभी नहीं है जो इनको पहली बार यहाँ पर टिकट दिया गया है, ये नहीं हारी है। इनके पिता थे जो कोटद्वार से रितु खंडूरी है, उनके पिता को टिकट दिया था, भुवन चंद खंडूरी थे, उस टाइम मुख्यमंत्री थे, वो कोटद्वार से चुनाव हार गए थे। अब देखा जाए तो उनकी बेटी को टिकट दिया गया है, तो मतलब यही है कि बेटी अपने जो हार गए थे अपने पिता, उसका हार का बदला लेती नहीं थी। वही अगर हम बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण की, वहां हरीश रावत लड़े थे जब मुख्यमंत्री थे और वो उस टाइम चुनाव हार चुके थे। अब उनकी जगह उनकी बेटी को, अनुपमा रावत को, अब 5 साल बाद वहां टिकट दिया गया है। अब यही देखना है कि जहां जहां उनके पिता जिन सीटों पर हार चुके हैं वहीं उनके पिता की बेटियों को उन स्थानों पर टिकट दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अब यही देखना है कि वो अपने पिता की हार का बदला ले पाते नहीं ले पाते, तो आने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के जो चुनाव है बड़ा चुनौतीपूर्ण है, दोनों के लिए चुनौती है। अब यही देखना है कि जो रितु खंडूरी कोटद्वार से उनके पिता भुवन चंद खंडूरी जो हार गए थे, वो हार का बदला ले पाती नहीं ले पाती, और साथ ही हरीश रावत जो थे मुख्यमंत्री थे उस टाइम, वो हरिद्वार ग्रामीण से हार गए थे, यतीश्वरानंद उस टाइम से हारे थे और वही प्रत्याशी तो हरिद्वार में है इस टाइम, तो उनकी बेटी खड़ी हुई है। अब वो हार का अपने पिता का बदला ले पाती, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी 14 तारीख को मतदान होना, अभी चुनाव शुरू हुआ है। क्या कुछ निकलता है, कितने प्रत्याशी थे, कहां टक्कर होती है, ये अभी कहना मुश्किल है। पर यही देखना है कि दोनों बेटियां अपने पिता का हार का बदला ले पाती, इसको लेकर एक तरह से पूरी उत्तराखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में भी लगातार यही बातें आ रही है कि वो जहां बेटियां खड़ी हुई है वहां उनके पहले पिता खड़े हुए थे और वो हार गए थे, अब बेटी को टिकट दिया गया है उनको, वो अपने पिता का हार का बदला ले पाते, ये इसका फैसला अब 10 मार्च को होना है। कमल जी, देखना काफी दिलचस्प होगा कि बेटियां अपने पिता के हार का बदला ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। कमल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कितना मजबूत है, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ सकती है? सोनाली, सबसे बड़ी बात है कि अब जो आम आदमी पार्टी है वो तीसरी पार्टी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। देखा जाए तो जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, पर कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी कोई सशक्त उम्मीदवार होगा, वो कितनी वोट ले जाता है तो उस वोट का होने से कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता है या कांग्रेस को होता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। तो अब स्थिति देखा जाए तो ये तीसरी पार्टी के रूप में लड़ाई लड़ रही है, पर कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां के सशक्त उम्मीदवार हैं, जीत तो नहीं सकते पर किसी को हराने की ताकत रखते हैं, तो वो किसको ज्यादा नुकसान करेंगे आने वाला समय बताएगा। पर आम आदमी पार्टी भी तीसरी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। जी विकास, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये बेटी अनुपमा रावत और बेटी रितु खंडूरी को जो टिकट मिला है, क्या लगता है आपको दोनों बेटियां जो है अपने पिताजी के जो विरासत है उसको बचा पाएगी? जी सोनाली, बिल्कुल। अगर जो पार्टी ने भरोसा किया है, चाहे वो रितु खंडूरी पे हो बीजेपी से या फिर कांग्रेस से जो अनुपमा रावत है हरिद्वार से ग्रामीण से प्रत्याशी, ये कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में जो है लगातार दोनों जो सीट हैं, चाहे वो कोटद्वार हो या फिर हरिद्वार ग्रामीण हो,
उस पर जो है हर जगह प्रचार प्रसार यही बातें चल रही है कि क्या जो बेटियां हैं वो अपने पिता की हार का जो है वो बदला ले पाएगी। अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि 10-14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। पार्टियों ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर जितने जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दौरा कर रहे हैं। आज यहाँ पर रुद्रप्रयाग में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर जनसंपर्क किया। ऐसे ही कांग्रेस के भी जो है बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, वो भी उत्तराखंड यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये कहना भी बड़ा जल्दबाजी होगा कि क्या वो अपने जो पिता की जो विरासत है उनको बचा पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। ये 10 मार्च को आने वाला वक्त बताएगी कि क्या बेटी। बिल्कुल बिल्कुल विकास, 10 मार्च को ही आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से जो बेटियों पर पार्टियों ने जो भरोसा जताया है, क्या बेटी इस भरोसा को बचा पाएगी। तमाम जानकारी देने के लिए विकास आपका धन्यवाद, और कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।